धोखेबाज इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मत आना। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के भगवान श्री राम के नाम से मशहूर एक्टर प्रेम अदीब की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। मंदिर में मूर्ति बनाकर क्यों प्रेम अदीब की पूजा करते थे लोग? जिस प्रेम अदीब को भगवान मान पूजते थे लोग, उन्हीं प्रेम अदीब ने एक मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसे जान आप भी उन्हें कोसे बगैर रह न पाएंगे। और आखिरकार कैसे हुई प्रेम अदीब की रहस्यमयी मौत? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम अदीब का जन्म 10 अगस्त सन 1916 को आज के उत्तर प्रदेश यानी तब के यूनाइटेड प्रोविंस के सुल्तानपुर शहर में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्रेम अदीब का असली नाम प्रेम अदीब था ही नहीं। उनका असली नाम था शिव प्रसाद धर। खानदानी तौर से प्रेम अदीब एक कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, मगर कुछ पीढ़ी पहले उनके कुछ पूर्वज कश्मीर से पलायन कर उत्तर प्रदेश ही के फैजाबाद शहर में जा बसे थे। उन दिनों अवध पर नवाब वाजिद अली शाह का राज था। उनके पूर्वजों के ज़बरदस्त साहित्यिक ज्ञान से प्रभावित हो नवाब वाजिद अली शाह ने उन्हें अदीब की उपाधि दी। अदीब जिसका मतलब होता है अदबदार, तहजीब वाला, आलिम, विद्वान। यही अदीब की उपाधि बाद में उनका सरनेम बन गया। प्रेम अदीब के दादाजी फैजाबाद शहर के तहसीलदार थे, साथ ही उन्हें शेर व शायरी का भी अच्छा शौक था। प्रेम अदीब के पिताजी राम प्रसाद धर पेशे से एक वकील थे। प्रेम अदीब की माँ और उनके बड़े भाई के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। प्रेम अदीब के पैदा होने के महज चंद महीनों पहले उनके पिताजी राम प्रसाद धर अपने पूरे परिवार के साथ फैजाबाद से सुल्तानपुर चले गए थे। 12 साल की उम्र में प्रेम अदीब ने अनारबाला नाम की एक साइलेंट फिल्म देखी। ये फिल्म उन्हें इतनी अच्छी लगी कि तभी से उन्होंने एक फिल्म अभिनेता बनने का सपना अपने मन में बुनना शुरू कर दिया। फिर प्रेम अदीब के पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ अवध के सुल्तानपुर से राजपूताने के जोधपुर पहुंच गए, जहां से साल 1932 में प्रेम अदीब ने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगे, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में प्रेम अदीब का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका मन तो फिल्म अभिनेता बनने का कर रहा था। लिहाजा 2 साल की पढ़ाई के बाद साल 1934 में बीच कोर्स में ही प्रेम अदीब ने पढ़ाई छोड़ दी और घर में बिना किसी को भी बताए एक फिल्म अभिनेता बनने के लिए घर से भाग गई। उस वक्त उनकी उम्र 18 वर्ष की थी। उन दिनों बम्बई के साथ साथ कलकत्ता और कुछ लाहौर भी फिल्म निर्माण के केंद्र के तौर पे उभर रही थी। प्रेम अदीब सबसे पहले पहुंचे कलकत्ता में 8 महीने तेली के बैल की तरह घूमने के बावजूद उन्हें एक फिल्म न मिली। निराश होकर वो पहुंचे लाहौर में भी उनके हाथ हींग लगी न फिटकरी। अंत में थक हार कर पहुंचे बम्बई में उन्हें मालूम चला कि राजपूताना फिल्म स्टूडियो को एक अच्छे एक्टर की तलाश है। प्रेम अदीब ने ऑडिशन दिया। चूँकि प्रेम अदीब गुड लुकिंग थे, साथ ही हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में उनकी डिक्शन बहुत अच्छी थी, इसलिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन सिन्हा ने उन्हें एक्टर के तौर पे सेलेक्ट कर लिया। साल 1936 में रिलीज़ होने वाली फिल्म रोमांटिक इंडिया से 20 साल के प्रेम अदीब ने अपना फिल्म डेब्यू किया। इसके बाद प्रेम अदीब ने दरियानी प्रोडक्शंस की फिल्म प्रतिमा, इंसाफ और फिदाए वतन में काम किया। साल 1938 में प्रेम अदीब को बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म मिली।
फिल्म का नाम था निराला हिंदुस्तान, जिसे इंडस्ट्रियल इंडिया भी कहा जाता है। फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन सिन्हा और उनके अपोजिट एक्ट्रेस थीं शोभना समर्थ। इसके बाद प्रेमादीप ने मिनर्वा मूवी टोन की फिल्म तलाक और खान बहादुर में काम किया। इसके बाद सागर मूवी टोन की फिल्म घूंघट वाली और साधना में काम किया। इस तरह से साल 1936 से लेकर साल 1940 तक प्रेमादीप की कुल 11 फिल्में रिलीज हुई। साल 1940 में प्रेमादीप की एंट्री हुई बम्बई के मशहूर फिल्म प्रोडक्शन हाउस प्रकाश पिक्चर्स में। प्रकाश पिक्चर्स में उनकी मंथली सैलरी फिक्स की गई 700 रुपये। प्रकाश पिक्चर्स के डायरेक्टर विजय भट्ट भरत मिलाप नाम की एक फिल्म बनाना चाहते थे और उसमें भगवान श्री राम का किरदार वो प्रेमादीप से करवाना चाहते थे। लेकिन प्रेमादीप इस फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रेमादीप का मानना था कि भरत मिलाप की इस कहानी में श्री राम हीरो कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर विजय भट्ट के बहुत समझाने पर प्रेमादीप राजी हो गए। साल 1942 में फिल्म भरत मिलाप रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता से खुश होकर प्रकाश पिक्चर्स में प्रेमादीप की मंथली सैलरी 700 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। जब इस फिल्म को कलकत्ता में गोल्ड मेडल पुरस्कार से नवाजा जा रहा था, तब इस पुरस्कार समारोह में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल मुंशी भी मौजूद थे। कन्हैया लाल मुंशी ने डायरेक्टर विजय भट्ट से कहा कि वो भगवान राम के दोनों पुत्रों लव और कुश की कहानी पर एक फिल्म बनाएं और उसका नाम लव कुश रखें। विजय भट्ट को आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने फौरन इस आइडिया पर अमल किया, लव कुश की कहानी पर फिल्म बना दी। इस फिल्म में भी उन्होंने भगवान श्री राम का किरदार प्रेमादीप को ही दिया, लेकिन इस फिल्म का नाम उन्होंने लव कुश नहीं रखा। विजय भट्ट गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। कुछ साल पहले एक बार वलसाड़ में गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तब गांधी जी ने उनसे कहा था कि वो नरसिंह मेहता पर फिल्म क्यों नहीं बनाते, उनकी कहानी बहुत अच्छी है, लोगों को जाननी चाहिए। तब गांधी जी की बात मानते हुए विजय भट्ट ने नरसिंह मेहता पर फिल्म बनाई, जिसमें वो गाना था पीर पढ़ाई जाने रे। उन दिनों गांधी जी अपनी हर रैली, हर संबोधन में कहा करते थे कि उनके मन का स्वराज रामराज की तरह होगा। तो गांधी जी के इस रामराज मॉडल को ट्रिब्यूट देने के तौर पर विजय भट्ट ने लवकुश की कहानी पर फिल्म बनाई, मगर उसका नाम रामराज रखा। साल 1943 में फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर से भी ऊपर हिट साबित होने लगी। बम्बई के सुपर सिनेमा में लगातार 108 हफ्तों तक इसका शो हाउसफुल रहा। देश की नामी गिरामी हस्तियों ने ये फिल्म देखी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये फिल्म देखी, लेकिन विजय भट्ट चाहते थे कि ये फिल्म गांधी जी भी देखें। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि गांधी जी फिल्मों को बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने तब तक अपनी ज़िंदगी में एक भी फिल्म नहीं देखी थी। इसके बाद विजय भट्ट अपने आर्ट डायरेक्टर कन्नू देसाई और प्रेमादीप के साथ गांधी जी से मिलने पहुँचे। उन्होंने वहाँ गांधी जी को बहुत समझाया, मनाया और आखिरकार गांधी जी मान गए। कुछ दिनों बाद जब गांधी जी अपने स्वास्थ्य लाभ के सिलसिले में बम्बई पहुँचे, तो विजय भट्ट ने जुहू के बिरला हाउस में गांधी जी के लिए फिल्म रामराज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनकी डॉक्टर सुशीला नैयर ने उन्हें महज आधे घंटे फिल्म देखने की ही अनुमति दी थी। आधे घंटे बाद जब सुशीला नैयर ने गांधी जी को उठने के लिए कहा, तो बापू ने मना कर दिया। उन्होंने 90 मिनट की पूरी फिल्म देखी। उस दिन उनका मौन व्रत था, इसलिए लफ्ज़ों में कुछ कह नहीं पाए, लेकिन जिस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अपने बगल बैठे हुए विजय भट्ट और प्रेमादीप का कंधा थपथपाया, उससे यह साफ जाहिर था कि उनका काम उन्हें कितना पसंद आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म रामराज में भगवान राम के किरदार में प्रेमादीप दर्शकों को इतने अच्छे लगे कि लोग उन्हें वास्तव में भगवान श्री राम समझने लगे। जहाँ भी प्रेमादीप दिख जाते, लोग उन्हें घेर लेते।
उन्हें प्रणाम करते, पांव छूते। प्रेमदीप सबसे कहते कि ये सब उनके साथ करके वो भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। वो भगवान श्री राम नहीं है, केवल एक आम इंसान है, मामूली आदमी। लेकिन लोग उनकी बात मानते ही नहीं थे। कहते हैं कि उन्हीं दिनों उदयपुर के गांव में गांव वालों ने एक भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। उस राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति बिल्कुल हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसी फिल्म राम राज्य में प्रेमदीप दिखते थे। यहाँ तक कि अगर किसी गाड़ी पर फिल्म राम राज्य का पोस्टर लगा दिख जाता तो लोग उस गाड़ी को रोक लेते, उस पोस्टर पर तिलक टीका लगाते, उसकी आरती उतारते, उसके सामने भजन गाते। भगवान राम के किरदार में प्रेमदीप की तस्वीरें लोग अपने घरों में टांगते और उसकी पूजा करते। प्रेमदीप ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उन्हें ऐसी लोकप्रियता का स्वाद चखने को मिलेगा। इतनी लोकप्रियता उनसे संभाले नहीं समझ रही थी। इन्हीं दिनों प्रेमदीप ने लाहौर की कृष्ण कुमारी कौल से शादी कर ली। शादी के बाद कृष्ण कुमारी कौल बन गई प्रतिमा अदीब। प्रतिमा अदीब वैसे बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी सबसे बड़ी बहन शीला कौल इंदिरा गांधी की मौसी थी, इसीलिए बाद की कांग्रेस सरकारों में मंत्री बनी और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। इसके बाद प्रेमदीप ने रामायण, भक्तिराज, राम सेतु, रामबाण जैसी तकरीबन 8 और फिल्मों में भगवान श्री राम का किरदार निभाया। इन सभी फिल्मों में उनके अपोजिट माँ सीता का किरदार निभाया था एक्ट्रेस शोभना समर्थ ने। अपनी इतनी लोकप्रियता को देख प्रेमदीप अब लालच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना प्रोडक्शन हाउस खोलकर अपने बैनर तले फिल्में प्रोड्यूस की जाएं और मोटा प्रॉफिट कमाया जाए। मोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उन्होंने साल 1948 में प्रेम पिक्चर्स नाम से अपना फिल्म बैनर खोला और उसके तहत फिल्में प्रोड्यूस करने लगी। प्रेमदीप मशहूर थे भक्ति फिल्मों में भगवान श्री राम के किरदार के तौर पे, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तले फिल्में बनानी शुरू की तो कसम, देहाती जैसी सामाजिक फिल्में बनाने लगी और ये फिल्में एक के बाद एक धड़ाधड़ धड़ल्ले से पिटने लगी, एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी, जिससे प्रेमदीप को घाटा होने लगा। प्रेमदीप पैनिक होने लगे। उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि बैनर को बचाने के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला अपनाएं, भगवान श्री राम पर एक फिल्म बना दें। प्रेमदीप ने यही किया। साल 1949 में राम विवाह नाम की फिल्म बनाई, लेकिन न जाने क्यों ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, बहुत बुरी तरह से। बल्कि इस फिल्म को हिट बनाने के लिए प्रेमदीप ने अपनी जान पर जोखिम ले लिया। एक दिन जब उन्हें शूटिंग के लिए देरी होने लगी तो उन्होंने बहुत तेज़ कार ड्राइव करनी शुरू कर दी। इस चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई, उन्हें बीपी बढ़ने की बीमारी हो गई। लेकिन इतने सब जतन के बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के फ्लॉप होने से प्रेमदीप को इतना घाटा हुआ कि उन्हें अपना बैनर बंद करना पड़ा। इस फिल्म का फ्लॉप हो जाना प्रेमदीप के कैरियर में एक बहुत बड़ा कल्ट साबित हुआ। इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद प्रेमदीप की वो लोकप्रियता चली गई। मतलब ऐसा नहीं था कि उनका कैरियर ख़त्म हो गया, कैरियर तो उनका 50 के दशक में चल ही रहा था, लेकिन वो लोकप्रियता छिन गई और दोबारा हासिल ना हो सकी। इसका प्रेमदीप को बहुत दुख था। बहरहाल 50 के दशक में भी प्रेमदीप ने तकरीबन 28 फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर भक्ति फिल्में थीं। हिंदी सिनेमा के पहले पर्दे पर पहली दफ़ा मशहूर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के जीवन को जीवंत करने का रिकॉर्ड भी प्रेमदीप ही के नाम है। वो प्रेमदीप ही थे जिन्होंने साल 1954 में रिलीज होने वाली भगत सिंह की पहली बायोपिक शहीद आजम सरदार भगत सिंह फिल्म में भगत सिंह का किरदार निभाया। 24 दिसंबर 1959 को प्रेमदीप ने फिल्म अंगुलीमाल की शूटिंग पूरी की। 25 दिसंबर को वो अपनी पत्नी प्रतिमा दीप की बड़ी बहन शीला कौल नहीं, दूसरी बड़ी बहन की बर्थडे पार्टी में शिरकत करने पहुंचे। पार्टी में वो बिल्कुल ठीक थे। पार्टी से जब वापस घर आने लगे तब भी बिल्कुल दुरुस्त थे, मगर अचानक उनका बीपी बढ़ने लगा। इतना बढ़ा कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और वो वहीं मर गए। इतनी बड़ी दुर्घटना एकदम अचानक से अपनी आंखों के सामने देखकर प्रेमदीप की पत्नी प्रतिमा अदीब सदमे के मारे बेहोश हो गई।
इस अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण 25 दिसंबर सन 1959 का दिन प्रेमदीप की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हो गया और साल 1960 में रिलीज़ होने वाली उनकी फिल्म अंगुलीमाल प्रेमदीप के कैरियर की आखिरी फिल्म बन गई। हालांकि कुछ फिल्म पत्रकार प्रेमदीप की मौत की इस कहानी पर ज़रा शक जाहिर करते हैं और इस शक के पीछे उनके दो सवाल हैं। पहला, अगर सब कुछ ठीक था, प्रेमदीप बिल्कुल दुरुस्त थे, तो अचानक ही से उनका बीपी कैसे बढ़ने लगा, और दूसरा कि इतना कैसे बढ़ गया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज ही हो गया। इसीलिए कुछ फिल्म पत्रकार मानते हैं कि प्रेमदीप के मरने की इस कहानी में ज़रूर कोई ना कोई झोल है। आज भी वो प्रेमदीप के मरने की इस कहानी को एक रहस्य की तरह मानते हैं। बहरहाल, प्रेमदीप की मौत के बाद अब मैं आपको प्रेमदीप की ज़िंदगी का वो राज बताने वाला हूँ जिसे शायद उनकी पत्नी प्रतिमा अदीब भी नहीं जानती थी। मैंने आपको बताया था ना कि साल 1935-36 में प्रेमदीप राजपूताना फिल्म्स एंड कंपनी में काम करने लगे थे। वो उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था जब वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साल 1935-36 में जब प्रेमदीप राजपूताना फिल्म्स एंड कंपनी में काम कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस इंदु रानी से। इंदु रानी प्रेमदीप के फिल्मों में आने से पहले ही इंडस्ट्री की एक सफल एक्ट्रेस बन चुकी थी। प्रेमदीप और इंदु रानी एक दूसरे के करीब आए, इतने करीब आए कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इसी मोहब्बत के मारे इंदु रानी ने इंडस्ट्री में प्रेमदीप की जड़ें जमाने में उनकी बहुत मदद की। इंदु रानी ने कई फिल्मकारों से प्रेमदीप को उनकी फिल्मों में लेने की सिफारिश की, जिसका असर भी हुआ। फिदाए वतन, इंसाफ, घूंघट वाली और खान बहादुर जैसी फिल्मों में प्रेमदीप को काम इंदु रानी की बदौलत ही मिला था। इंदु रानी और प्रेमदीप एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिक्कत थी। प्रेमदीप की माँ इस शादी के सख्त खिलाफ थी और इसकी वजह थी धर्म। दरअसल इंदु रानी का नाम भले ही इंदु रानी था, मगर वो एक मुसलमानी थी और प्रेमदीप की माँ, जो कि एक संभ्रांत कश्मीरी पंडित महिला थी, अपने परिवार के लिए एक मुस्लिम बहू नहीं चाहती थी और प्रेमदीप में इतना साहस नहीं था या नियत नहीं थी कि वो परिवार के खिलाफ जाकर इंदु रानी का हाथ थाम ले। इसीलिए उन्होंने इंदु रानी को छोड़ दिया। इससे इंदु रानी का दिल बुरी तरह चकनाचूर हो गया। यहाँ तक होता तो फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रेमदीप ने तो शादी के पहले ही इंदु रानी के साथ सुहागरात मना ली थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8 जनवरी सन 1938 को गिरगांव के एक अस्पताल में इंदु रानी ने अपने और प्रेमदीप के बच्चे को जन्म दिया। प्रेमदीप अपने बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। तब इंदु रानी ने गुस्से में प्रेमदीप से कहा, धोखेबाज इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मत आना। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को भूल जाओ। इंदु रानी की यह डांट खाकर प्रेमदीप अस्पताल से वापस चली गई। इंदु रानी ये अच्छी तरह से जानती थी कि अब उनके बच्चे पर यह जालिम दुनिया नाजायज़ होने का ठप्पा लगा देगी। लेकिन तभी इंदु रानी की ज़िंदगी में एंट्री हुई रमणीक लाल शाह की। रमणीक लाल शाह मोहन पिक्चर्स एंड स्टूडियोज़ के मालिक थे। 1-2 साल के बाद इंदु रानी ने रमणीक लाल शाह से शादी कर ली। शादी के बाद रमणीक लाल शाह ने इंदु रानी के बच्चे को अपनाया, उसे अपना नाम दिया, पिता का पूरा प्यार दिया, कभी किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। रमणीक लाल शाह से शादी के बाद इंदु रानी की 5 और संतानें हुईं। दुनिया की नज़रों में इंदु रानी और प्रेमदीप के नाजायज़ बच्चे को रमणीक लाल शाह ने नाम दिया सलीम शाह। साल 1960 में रमणीक लाल शाह ने सलीम शाह की मर्जी के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया। इसके बाद सलीम शाह
अमेरिका में ही बस गए। अमेरिका में ही उन्होंने नौकरी की, अमेरिका में ही उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, अमेरिका में ही शादी की, परिवार बसा लिया। उनके पांचों भाई बहन भी उन्हीं के साथ अमेरिका में रहने लगी। वो पांचों सलीम शाह को अपने बड़े भाई का दर्जा, सम्मान और प्यार देते हैं। प्रेमादीप की ज़िंदगी के इस अनसुने राज से संबंधित इन सारी बातों का जिक्र मशहूर फिल्म पत्रकार शिशिर कृष्ण शर्मा करते हैं। शिशिर कृष्ण शर्मा के मुताबिक साल 2015 में उनकी सलीम शाह जी से मुलाकात हुई थी, जब सलीम शाह अपनी पत्नी के साथ भारत यात्रा पर आए हुए थे और मुंबई में सलीम शाह जी ने खुद ये तमाम बातें शिशिर कृष्ण शर्मा को बताई। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में, अगली किसी कहानी या अगले किसी किस्से के साथ।